कहानी के स्टार्टिंग में 1989 का समय दिखाया जाता है, जहां पर न्यूज़ रिपोर्टर बता रहा होता है कि एक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आने वाला है और यह 4 दिन तक रहेगा। यहीं पर एक बच्चा गिटार बजा रहा होता है। इस बच्चे का नाम निकोलस आर्ते है। निकोलस आर्ते गिटार बजाते हुए खुद को कैमरे में रिकॉर्ड करता है और टीवी पर खुद को लाइव देखता है। इसी समय निको की मम्मी मारिया आर्टे आ जाती है और निको को सोने के लिए कहती है और खुद नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर चली जाती है। तभी निको के पास वाले घर में चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। निको दौड़कर उस घर में जाकर देखता है और फर्श पर एक औरत की लाश पड़ी होती है। ये लाश मिस हिंडा की है, जो इस घर के मकान मालिक एंजल प्रिएतो की वाइफ हैं। निको ऊपर की तरफ देखता है तो एंजल प्रिएतो हाथ में खून से सना चाकू लेकर नीचे की ओर आ रहे होते हैं। यह देखकर निको डर के घर के बाहर सड़क की तरफ भागने की कोशिश करता है और एंजल प्रिएतो भी निको के पीछे भागते हैं और अचानक से एक गाड़ी आकर निको से टकराती है। निको का एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। अब दिखाते हैं कि 25 साल बीत चुके हैं और ये समय 2014 का है। यहाँ पर एक लड़की वेरा रॉय को दिखाया जाता है। वेरा रॉय अपने हस्बैंड डेविड और अपनी बेटी ग्लोरा के साथ रहती है। वेरा हाल ही में अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई है और ये घर वही है जिसमें 25 साल पहले निकोलस और उसकी माँ रहा करते थे। वेरा के पड़ोस में एंटो नाम के आदमी का एक घर है जो वहाँ अपनी मॉम के साथ रहता है। वेरा और एंटो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि वेरा एंटो और उसकी मॉम को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है। वेरा हॉस्पिटल में दरअसल एक नर्स का काम करती है। वो असल में एक डॉक्टर बनना चाहती थी, पर उसकी बेटी ग्लोरा के होने के बाद उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी ताकि वे अपनी बेटी ग्लोरा को समय दे सके। वेरा अपने हस्बैंड डेविड और अपनी बेटी ग्लोरा के साथ बहुत खुश थी। फिर दिखाते हैं कि वेरा और उसका हस्बैंड डेविड घर के सामान को सही से सेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक टीवी और एक कैमरा मिलता है। डेविड टीवी चालू करता है और उसमें निकोलस के गिटार बजाने वाली कुछ रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। उसके बाद डेविड टीवी में से टेप निकाल देता है, पर उसके बाद भी वो टीवी चल रहा होता है। डेविड और वेरा बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि ये टीवी बिना किसी केबल और बिना टेप के चल रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एंटो और उसकी मॉम क्लारा वेरा के यहाँ डिनर पर आते हैं। डाइनिंग टेबल पर डेविड एंटो को उस टीवी की घटना की सारी बातें बताता है। एंटो डेविड और उसकी फैमिली को बताता है कि वो गिटार बजाने वाला लड़का असल में निकोलस आर्ते था, जो उसका दोस्त हुआ करता था। निको को गिटार बजाना बहुत पसंद था और वो बड़े होकर रॉक स्टार बनना चाहता था, पर एक रात वो अपने पड़ोसी एंजल प्रिएतो को अपनी वाइफ हिंडा का मर्डर करते हुए देख लेता है और जब निकोलस वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है तो रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर डेविड को इस इंसिडेंट के बारे में और ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी होती है और वो एंजल प्रिएतो के बारे में लोकल न्यूज पर सर्च करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि एंजल प्रिएतो अपनी वाइफ की लाश को वेयर हाउस में छुपाना चाहता था, लेकिन क्योंकि निको के एक्सीडेंट के बाद पुलिस वहाँ छानबीन पर आई थी और जिसमें एंजल प्रिएतो भी पकड़े गए थे और उनका प्लान फेल हो चुका था। पुलिस एंजल प्रिएतो को पकड़कर ले गई थी और एंजल प्रिएतो ने 3 महीने जेल में काटने के बाद जेल में ही सुसाइड कर ली थी। डेविड ये सारी न्यूज पढ़कर अपनी वाइफ को इसके बारे में बताता है, लेकिन वेरा को इन सब बातों को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर दिखाते हैं कि रात में फिर से एक बड़ा इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आता है और टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। वेरा टीवी की आवाज सुनकर कमरे में जाती है और वो वहाँ पर टीवी में निकोलस को गिटार बजाते हुए देखती है। वो इसे रिकॉर्डिंग टेप समझकर बंद करने की कोशिश करती है, पर टीवी के अंदर से निको उससे बात करने लगता है। वो कहता है, हेलो, क्या आप मुझे देख सकती हैं? ये देखकर वेरा हैरान रह जाती है। तभी निको वेरा के पीछे रख के एक बोर्ड के बारे में उससे पूछता है जिस पर एक स्टेशन का नाम लिखा था। ये सुनकर वेरा समझ जाती है कि निको उसे देख सकता है और किसी तरह ये टीवी 25 साल पहले 1989 से कनेक्ट हो गया है और ये वही रात है जिस समय निको गिटार बजाते हुए खुद को रिकॉर्ड कर रहा था। ये देखकर वेरा निको को बाहर जाने के लिए मना करती है। वो उसे पूरी बात बताती है कि ये तूफान 4 दिन चलने वाला है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे पास वाले मकान में एंजल प्रिएतो अपनी वाइफ हिंडा को मार देंगे और जब तुम वहां देखने जाओगे तो तुम्हारी एक्सीडेंट से मौत हो जाएगी। निको को वेरा की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वेरा उसे अपने फोन में निकोलस के एक्सीडेंट के अगले दिन जो न्यूज छपी थी वो उसे दिखाती है, जिसमें निको के मरने की खबर छपी हुई होती है, लेकिन फिर भी निको को वेरा की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। तो वेरा निको को बताती है कि मुझे पता है अगले दिन क्या होने वाला है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे स्कूल पर अगले दिन बिजली गिर जाएगी, जिस वजह से तुम्हारा स्कूल 4 दिनों तक बंद रहेगा। वेरा फिर से निको को समझाती है कि तुम कमरे से बाहर मत जाना, अगर तुम इस कमरे से बाहर जाओगे तो तुम मर जाओगे। निको वेरा की बात नहीं सुनता और बाहर भागता है। ठीक इसी समय वो गाड़ी जिससे निको का एक्सीडेंट होने वाला था वो उसके सामने से निकल जाती है, जिसका मतलब है कि निको का एक्सीडेंट जिस समय में होने वाला था वो समय वेरा के साथ बात करते करते बीत चुका था और निको का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला था वो गाड़ी निकल चुकी थी। यानी अब पास्ट बदल चुका है, अब 1989 में सब बदल चुका है, अब निको जिंदा है। फिर दिखाते हैं कि जिस टीवी के जरिए वेरा
वेरा निको से बात कर रही थी उस टीवी में अचानक बहुत तेज लाइट जलती है। अगले सीन में वेरा अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। वेरा को वहाँ पर सब डॉक्टर वेरा करके पुकारते हैं। जब वेरा सब लोगों से कहती है कि वो तो केवल एक नर्स है तो सब उसे बताते हैं कि वेरा इस हॉस्पिटल की सबसे अच्छी डॉक्टर है। वेरा कंफ्यूज होकर हॉस्पिटल से अपनी बेटी के स्कूल जाती है। वहाँ पर वो सबसे ग्लोरा के बारे में पूछती है लेकिन कोई भी ग्लोरा नाम की बच्ची को नहीं जानता। वो घबरा जाती है और घबराकर तुरंत अपने पति डेविड के ऑफिस की तरफ भागती है। वहाँ उसे डेविड मिलता है और उससे ऐसे बातें कर रहा होता है कि जैसे वो उसे कभी जानता ही ना हो। वो डेविड को बहुत समझाने की कोशिश करती है मगर डेविड उसे नहीं पहचानता। वेरा पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी बेटी ग्लोरा को ढूंढने के लिए कंप्लेन लिखाती है। इंस्पेक्टर कुछ समय में रिसर्च करके बताते हैं कि ग्लोरा नाम की बच्ची का कहीं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही उसकी और डेविड की शादी के कहीं कोई सबूत मिले। तो जब शादी नहीं हुई तो ग्लोरा के पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इंस्पेक्टर वेरा के माइंड का चेकअप कराता है जिसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती हैं। अब वेरा समझ जाती है कि ये सब निको से बात करने के बाद हुआ है। वेरा सोचने लगती है कि हो सकता है उससे बात करने के बाद निको घर से बाहर गया ही ना हो और उसकी जान बच गई हो, जिसकी वजह से सारी परिस्थितियां बदल गई और फ्यूचर भी बदल गया। और ये सब सोचते हुए वो निको को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ वापस 1989 का समय दिखाया जाता है जहाँ पर निको अगले दिन स्कूल जाता है। स्कूल में उसे पता चलता है कि स्कूल में बिजली गिरने की वजह से स्कूल 4 दिन तक बंद रहेगा। ये देखकर निको समझ जाता है कि कल रात जिस लेडी से उसने बात की थी वो लेडी कहीं फ्यूचर से ही थी, क्योंकि जो भी बातें उसने बताई थी वो आज सच हो रही हैं। निको वेरा का एक स्केच बनाता है और वो उस टीवी के जरिए वापस वेरा से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर दिखाया जाता है कि निको को वेरा की दूसरी बात याद आती है जिसमें उसने बताया था कि एंजल प्रियतो ने अपनी वाइफ हिंडा का मर्डर कर दिया है। निको इस बात को कंफर्म करने के लिए चुपके से एंजल प्रियतो के घर में घुस जाता है और वहां बाथरूम में हिंडा की लाश को देख लेता है। लाश को देख कर ही निको बहुत डर जाता है। वो वापस जाने ही लगता है कि तभी उसे एंजल प्रियतो के फुटस्टेप्स की आवाज आती है। निको दौड़कर बेड के नीचे छुप जाता है। बेड के नीचे से निको देखता है कि एंजल प्रियतो अपनी वाइफ के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बैग में रख रहे हैं। ठीक इसी समय निको को उस बेड के नीचे एक घड़ी पड़ी हुई मिलती है जिसको वो अपने पास रख लेता है और चुपके से उस घर से निकल जाता है। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है 2014 में, जिसमें वेरा उस घर में जाती है जहाँ पर उसे वो टीवी मिला था। वही घर जहाँ पर वेरा और उसका हस्बैंड डेविड शिफ्ट हुए थे। उसे वहाँ पर वो टीवी तो नहीं मिलता पर वहाँ पर एक कंप्यूटर में वो निको के बारे में सर्च करने लगती है। इसी समय डेविड और उसकी इस टाइमलाइन में जो वाइफ है वो वहाँ पर आ जाते हैं। वेरा अपने पति डेविड को किसी और औरत के साथ देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है। डेविड उसे अपने घर से जाने को कहता है और उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। डेविड की वाइफ पुलिस को फोन कर देती है पर इससे पहले कि पुलिस वहाँ पर आती वेरा वहाँ से चली जाती है। अब वेरा एक स्टेशन पर एंटो से मिलती है और एंटो इस समय में वेरा को नहीं पहचानता, लेकिन वेरा एंटो से बात करने की कोशिश करती है। वो एंटो को बताने की कोशिश करती है कि किस तरह एंजल प्रियतो ने अपनी वाइफ हिंडा का मर्डर कर दिया था और ये सारी बात उसने एक टीवी के जरिए निको को बताई थी और निको अब मरा नहीं है, वो जिंदा है और फ्यूचर अब बदल चुका है। लेकिन एंटो को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। वो तो वेरा को पहचान भी नहीं पाता और वो गुस्से से वेरा को कहता है कि एंजल प्रियतो ने किसी को नहीं मारा और वो तो उसकी मॉम के साथ 20 साल से रह रहे हैं। ये कहकर एंटो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वेरा ये सब देखकर बहुत डिस्टर्ब और बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार कोई उसे पहचान क्यों नहीं रहा और उसकी बेटी कहाँ है और उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी वेरा स्टेशन पर लगे एक टीवी में एक ऑथर का इंटरव्यू देखती है। ऑथर वहाँ पर अपनी एक बुक के बारे में बता रही होती है जिस बुक का नाम है मिराज। वो कहती है कि उन्होंने इस बुक में एक बच्चे निकोलस आर्ते की स्टोरी लिखी है जिसने एक टीवी के जरिए एक फ्यूचर की लेडी से कनेक्ट किया था और उस लेडी ने उसे अतीत में हुए एक मर्डर के बारे में बताया था। वेरा वो न्यूज देखकर हैरान रह जाती है। तभी इंस्पेक्टर लायरा वहाँ पर आ जाते हैं। वेरा इंस्पेक्टर लायरा से कहती है कि इस न्यूज में जिस फ्यूचर लेडी की बात की जा रही है वो लेडी मैं ही हूँ। वो इंस्पेक्टर से कहती है कि वो इस ऑथर से मिलना चाहती है। वो दोनों लाइब्रेरी जाकर इस मिराज बुक को ढूंढने लगते हैं। उस बुक को लेकर वो ऑथर से मिलने जाते हैं। ऑथर उन्हें बताती है कि यह स्टोरी उन्हें निको की मदर मारिया सार्थे ने बताई थी और उसे ये कहानी इतनी पसंद आई कि उसके ऊपर उसने एक पूरी बुक लिख डाली। वेरा ऑथर से मारिया का एड्रेस पूछने की कोशिश करती है। ऑथर कहती है कि उसे मारिया का एड्रेस नहीं पता क्योंकि मारिया केवल उससे एक बार मिलने आई थी। वो बस उस ऑथर से ये पूछने आई थी कि क्या उनका बच्चा निको उस फ्यूचर की लेडी से दोबारा कनेक्ट कर सकता है। तो ऑथर ने उसे बताया था कि अगर ये सब सच है तो केवल इस 4 दिन के तूफान में ही वो उस फ्यूचर की लेडी से दोबारा कनेक्ट कर सकता है। लेकिन फिर ऑथर कहती है कि उसे मारिया की ये सब केवल एक इमेजिनेशन ही लग रही थी। पर
वेरा ऑथर की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती क्योंकि वो जानती थी कि ये सब सच है। वेरा उस ऑथर से पूछती है कि क्या वो 25 साल पुराने निको से दोबारा कनेक्ट कर सकती है। ऑथर उसे बताती है कि अगर तुम निको से दोबारा कनेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें वही टेलीविजन और वही कैमरा चाहिए होगा, और याद रखना कि कनेक्शन तुम केवल इस तूफान से खत्म होने से पहले तक ही कर सकती हो, क्योंकि केवल इस इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म ने ही 2 अलग अलग टाइमलाइनों को एक टीवी के जरिए जोड़ा है और आज उस इलेक्ट्रिक स्टॉर्म का आखिरी दिन था। वो आज रात तक खत्म ही होने वाला है। वेरा इंस्पेक्टर लायरा से उस टीवी और उस कैमरे को ढूंढने में मदद मांगने लगती है। इंस्पेक्टर लायरा वेरा से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, पर पहले तुम ये प्रूफ करो कि तुम सच में फ्यूचर की लेडी हो। और तभी वेरा को अपनी पहली टाइमलाइन में अपने हस्बैंड डेविड की एक बात याद आती है। डेविड ने वेरा को बताया था कि एंजल प्रिएतो अपनी वाइफ हिंडा की लाश को स्लॉटर हाउस में दफनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और जेल भेज दिया था। और क्योंकि इस टाइमलाइन में वो जेल नहीं गए हैं तो हिंडा की लाश आज भी उनके स्लॉटर हाउस में दफन होगी। वेरा ये बात इंस्पेक्टर लायरा को बताती है और इंस्पेक्टर लायरा स्लॉटर हाउस की जांच करवाने के लिए टीम को बुलाते हैं। स्लॉटर हाउस को खोदा जाता है और वहां हिंडा का कंकाल मिलता है। इंस्पेक्टर लायरा समझ जाते हैं कि वेरा बिल्कुल सच बोल रही है। इंस्पेक्टर वेरा को एक एड्रेस देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एंजल प्रिएतो और उनकी प्रेजेंट वाइफ जो कि एंटो की मॉम है, पुलिस इन दोनों को हिंडा के केस में गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। वेरा दिए गए एड्रेस पर जाती है जहाँ पर उसे डेविड किसी तीसरी लड़की के साथ मिलता है। ये लड़की डेविड की प्रेजेंट वाइफ नहीं है, बल्कि ये लड़की तो वेरा के साथ हॉस्पिटल में काम करती थी। यानी डेविड अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। पर वेरा उससे कुछ नहीं कहती और उससे निको की बैंक डिटेल मांगने लगती है। डेविड असल में एक बैंक में जॉब करता है। डेविड वेरा को बैंक डिटेल देने के लिए मना कर देता है, तो वेरा उससे कहती है कि वो उसके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उसकी वाइफ को जाकर सब कुछ बता देगी। और इस प्रेशर में आकर डेविड वेरा को निको की सारी डिटेल्स दे देता है। अब हमें वापस से वो सीन दिखाया जाता है जिसमें निको बेड के नीचे छुपा हुआ था और वहीं बेड के नीचे एक घड़ी पड़ी हुई थी। निको ने उस घड़ी को उठा लिया था और वहां से चुपचाप निकल गया था। बाद में निको उस घड़ी को लेकर अपनी मॉम के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वो वहां हिंडा के मर्डर के बारे में उन्हें सब कुछ बताता है, पर पुलिस को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि पुलिस वालों को उसकी फ्यूचर की लेडी वाली बात कुछ अजीब सी लगती है। वे निको की इस मर्डर वाली बात को तो नहीं मानते, लेकिन उस घड़ी को अपने पास जरूर रख लेते हैं। अब सीन वापस प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर लायरा और एक लेडी एंजल प्रिएतो और उनकी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेडी इंस्पेक्टर उन्हें बताती है कि 25 साल पहले एक बच्चे निको ने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें उसने कहा था कि आपने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है, जो कि आपने अपनी प्रेजेंट वाइफ क्लारा के साथ मिलकर किया है। उस बच्चे ने यह भी बताया था कि लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके आपने छिपा दिए थे, पर उस बच्चे के पास कोई सबूत न होने के कारण हमने उस पर विश्वास नहीं किया। एंजल प्रिएतो दोनों इंस्पेक्टर से कहते हैं कि वो बच्चा पागल था, लेकिन इंस्पेक्टर लायरा एंजल प्रिएतो से कहते हैं कि अब उस बच्चे की बात सही हो रही है क्योंकि आपके स्लॉटर हाउस से एक कंकाल मिला है। इंस्पेक्टर वो 25 साल पुरानी घड़ी भी उन्हें दिखाते हैं और उनसे उनकी प्रेजेंट वाइफ क्लारा की घड़ी भी मांगते हैं। दोनों की घड़ी पर CN लिखा है, यानी क्लारा नाइडन, यानी ये 25 साल पुरानी घड़ी भी क्लारा की ही है, जिससे पता चलता है कि वो भी हिंडा के मर्डर में शामिल थी। उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब दिखाते हैं कि वेरा निकोलस आर्ते का एड्रेस ढूंढकर उसके घर जाती है, जहाँ पर निको की मॉम मारिया उसे मिलती है। मारिया वेरा को उसके घर में लगी सारी तस्वीरें उसे दिखाती हैं। घर में लगी सारी तस्वीरें वेरा की थी, जिसमें उसके साथ इंस्पेक्टर लायरा भी थे। असल में इस टाइमलाइन में वेरा ही इंस्पेक्टर लायरा की पत्नी है और इंस्पेक्टर लायरा और कोई नहीं बल्कि निकोलस आर्ते हैं। उसके बाद मारिया वहां से चली जाती है और इंस्पेक्टर लायरा वहां पर आ जाता है। इंस्पेक्टर लायरा वेरा से बताते हैं कि तुमसे बात करने के बाद मैंने हिंडा की लाश को एंजल प्रिएतो के घर में देखा था और ये सारी बातें मैंने पुलिस को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। फिर मैंने तुम्हारी एक तस्वीर बनाई, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था, पर मैंने उस टीवी में बात करते वक्त तुम्हारे पीछे एक स्टेशन का नाम देखा था। मैं उस तस्वीर को लेकर रोज उस स्टेशन पे जाता था ताकि तुम मुझे मिल सको। इसी तरह बहुत साल बीत गए और निको जवान हो गया। तब स्टेशन पर वेरा उसे एक ट्रेन में दिखी। निको वेरा के पास आकर बैठ गया, लेकिन वेरा निको को नहीं पहचानती थी क्योंकि ये टाइमलाइन तो बिल्कुल अलग थी। और इसी तरह दोनों आपस में मिलने लगे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। निको कहता है कि हमारी शादी हो गई, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की और तुम एक डॉक्टर बन गई, पर अचानक पता नहीं कैसे तुम्हें अपनी पुरानी टाइमलाइन की सारी
बातें याद आ गई और तुम इस टाइमलाइन को भूल गई। फिर निकोलस वेरा का हाथ पकड़ता है। निको का हाथ पकड़ते ही वेरा को इस टाइमलाइन की सारी बातें याद आ जाती हैं। अब वेरा समझ जाती है कि निको से बात करने के बाद ही सारा फ्यूचर चेंज हो गया, क्योंकि इस टाइमलाइन में वो निको से ट्रेन में मिली तो वो डेविड और एंटो से कभी मिल ही नहीं पाई। फिर वेरा अपनी पुरानी टाइमलाइन याद करती है जहाँ पर वो डेविड की वाइफ है और उसकी एक बेटी ग्लोरा है। वो अपनी बेटी ग्लोरा से बहुत प्यार करती है और वो उसे खोना नहीं चाहती, और इसी वजह से वो इंस्पेक्टर लायरा से कहती है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहती है। वो निको से कहती है कि तुम्हें उस टीवी के जरिए 25 साल पुराने निको से कनेक्ट करके सब कुछ बदलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर लायरा यानी निको उसे ये करने के लिए मना करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन वेरा बिल्डिंग की छत के कॉर्नर पर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि एक बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और इस बार जान बचाने की बारी तुम्हारी है। बस इतना कहकर वो बिल्डिंग से कूद जाती है। यानी इस टाइमलाइन में वेरा मर चुकी है। अब लायरा उस टीवी और कैमरे को ढूंढता है और उसे स्टार्ट करता है। अभी भी वो इलेक्ट्रिक स्टॉर्म चल रहा है, यानी अभी भी वो 25 साल पहले वाले निको से कांटेक्ट कर सकता है। वो टीवी चलता है और लायरा छोटे निको से कहता है कि वो कभी भी उस फ्यूचर वाली लेडी को ना ढूंढे। अब दिखाया जाता है कि वेरा की आंखें खुलती हैं और वो अपनी पहले वाली टाइमलाइन में वापस आ चुकी है। वो भाग कर डेविड के गले लग जाती है। दरअसल ये उसकी तीसरी टाइमलाइन है। पहली टाइमलाइन में निको मर गया था और एंजल प्रिएतो जेल चले गए थे और वेरा अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। दूसरी टाइमलाइन में निको से कनेक्ट करने के बाद निको जिंदा बच गया था और इंस्पेक्टर लायरा बन गया था और वेरा उसकी वाइफ थी, और एंजल प्रिएतो और उनकी दूसरी वाइफ क्लारो को 25 साल बाद 2014 में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब ये तीसरी टाइमलाइन है जिसमें डेविड ही उसका हस्बैंड है और उसकी एक बेटी ग्लोरा भी है। हालांकि इस टाइमलाइन में निको भी जिंदा है, लेकिन वो कभी वेरा से नहीं मिला था। क्योंकि निको जिंदा है तो एंजल प्रिएतो भी जिंदा है और वो सामने वाले घर में क्लारा के साथ रहते हैं। अब वेरा इस टाइमलाइन में भी एंजल प्रिएतो का पर्दाफाश करना चाहती है, तो वो एंजल प्रिएतो के स्लॉटर हाउस जाती है और वहाँ उनकी वाइफ हिंडा का कंकाल ढूंढ लेती है। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वहाँ पर पुलिस आती है और वहाँ पर इंस्पेक्टर लायरा यानी निको भी आता है। निको वेरा से पूछता है कि उसे इस कंकाल के बारे में कैसे पता चला, और बस इसी सवाल पर मूवी खत्म हो जाती है।